हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन आज से कर रहे हैं एकदम स्टार्ट। आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे अपना ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। ठीक है, हमने पॉलिटी और हिस्ट्री एक बार ऑलरेडी अपने चैनल पे करवाया हुआ है, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि अब हम ना ज्योग्राफी से स्टार्ट करें क्योंकि ज्योग्राफी ही ऐसा सेक्शन है जो हमने अभी स्टार्ट नहीं किया था। करवाया था लेकिन वैसे मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं करवाया था। लेकिन आज से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। एक दिन आपको ज्योग्राफी का एक टॉपिक मिलेगा, दूसरे दिन अभी चूंकि हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो जब तक पीवाईक्यू पूरा 2024 तक नहीं सॉल्व हो जाता तब तक ऐसे ही चलेगा। और जिस दिन वो समाप्त हो जाएगा उस दिन फिर हम लोग दूसरा कोई मतलब कि दूसरा कोई सब्जेक्ट उठा लेंगे। फिलहाल के लिए आज से हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी जो हमारा एनसीईआरटी है क्लास 6 उसका पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे और यही हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट भी हो जाएगा। सिलेबस ज़रूर देख लीजिए एक बार। और नाम क्या है? ये है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो सौर मंडल में पृथ्वी आज हम लोगों को देखना है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड ग्रुप में उसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखते हैं आज हम क्या देखेंगे। पहले तो एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद थियरी देखेंगे। थियरी कहाँ से देखेंगे? तो जो हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक है चैप्टर नंबर 1 उससे देखेंगे। ठीक है, तो इससे आपका दो काम होगा, एक तो आपका एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा और दूसरी बात एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपसे विनम्र निवेदन है हमारा कि कृपया करके नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि जो ज्योग्राफी है ना ये बहुत समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें नोट्स वगैरह नहीं बनाएंगे तो फिर एमसीक्यू देख के आपके काम मतलब आपका कल्याण नहीं होगा। और हम लोग इसको इस वजह से जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जब ये समाप्त हो जाए तो रिवीजन करने में आसानी हो जाए। तो आप रिवीजन के पर्पज़ से अपने खुद के नोट्स ज़रूर बनाइए, किसी अन्य लोग का नोट्स खरीदने के चक्कर में मत फंसिए। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस आज के पिटारे में हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। रोज़ दोपहर 2:30 बजे ये क्लासेस आपको हमारे ही द्वारा हमारे ही चैनल जुनून पढ़ाई का पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए आ गए हैं हम लोग अपने एमसीक्यू पर। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला क्वेश्चन। देखिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस जो है आपको उसी तरह से देखने को मिलेंगे जिस तरह से हमारे प्रीवियस ईयर में सीटेट ने पूछा हुआ है। यहाँ आपको वन लाइनर टाइप का फैक्ट नहीं मिलेगा कि फैक्ट्स रटाए जा रहे हैं, क्योंकि वो आपके काम नहीं आएंगे। आप सोचिए एक दो क्वेश्चन अगर फैक्ट मतलब फैक्चुअल मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा आपको सीटेट के एग्जाम में ना एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। तो क्वेश्चंस की जो लेंथ है इसको देख करके बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होइएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि अगर आप हमारे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो आपको वैसे भी पता होगा कि क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की लेंथ ऐसे ही होती है। आपको मतलब एकदम टाइम टेकिंग क्वेश्चंस वो लोग बना करके देते हैं। तो आप उसी तरह के क्वेश्चंस को यदि प्रैक्टिस करे रहेंगे तभी जा करके आपको एग्ज़ाम में टाइम बचाने में, टाइम मैनेज करने में भी हेल्प होगी। वरना अगर आप वन लाइनर फैक्ट्स रट के जाएंगे तो ईश्वर ही आपका मालिक है। देखते हैं, देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या कह रहे हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्णिमा, तो गांव में वैसे इसको पूर्णिमा नहीं पूर्णमासी कहते हैं। ठीक है, पूर्णमासी या पूर्णमासी जो भी आप लोगों ने सुना हो, हमारे यहाँ तो पूर्णमासी पूर्णमासी कहते हैं। तो देखिए पूर्णिमा और अमावस्या को क्या कहते हैं? अमावस। ठीक है इसमें क्या अंतर है ये आपको बताना है। चलिए हमारे पास ऑप्शंस क्या है। ओहो, मुझे थोड़ा सा उत्तर छुपा के रखना चाहिए ना, ताकि आपका भी तो दिमाग थोड़ा क्लिक करे कि हाँ सच में इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए आपके पास जो विकल्प है, पहले विकल्प में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता है जबकि अमावस्या को चंद्रमा पूरा दिखता है। तो आप लोगों ने क्या देखा है कि अमावस्या को चंद्रमा दिखता हो? अमावस को तो एकदम घनघोर मतलब अंधेरा होता है। तो कम से कम ये वाला ऑप्शन तो हम लोग इलिमिनेट ही कर देंगे। ठीक है, तो पहला वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर चीज़ किताबी ज्ञान ही जो है हम हो, कुछ चीज़ें तो हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ से भी सीख लेते हैं। दूसरा देखिए, कह रहे हैं पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा दिखता है, तो कहते हैं ना पूर्णिमा का चांद है बहुत चमकीला होता है, तो कहाँ से आता है? यही से तो आता है। जबकि अमावस्या के दिन वह रात में बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ता। एकदम सही बात है। आप देखिए पूर्णिमा का जो चांद है बहुत चमकीला होता है। पूर्णिमा को चांद की चांदनी में लोग बैठ करके एंजॉय करना पसंद करते हैं।
तो ये ठीक है कि पूर्णिमा को चाँद बहुत अच्छे से दिखता है। जबकि वहीं अमावस्या की बात करें तो अमावस्या की रातें बहुत घनघोर काली होती हैं, क्योंकि उसमें चाँद के ना दर्शन ही नहीं होते हैं। बहुत काली जो रातें होती हैं वो अमावस्या की ही होती हैं। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा, अन्य स्टेटमेंट देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरी तरह से दिखता है, जबकि अमावस्या के दिन ये रात में बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाए ना, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। हम जैसे ही वीडियो मतलब कंप्लीट करेंगे, वैसे ही आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, ये जो पीडीएफ है वो, हाँ, हो सकता है कभी कभी कि थोड़ा लेट लपेट हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि मिलेगा ही नहीं, भेज ज़रूर देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करके रखिए। अब चलिए इसको हम लोग, ये जो हमने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को हम लोग अपने एनसीईआरटी में देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसी पीडीएफ में ही पूरी एनसीईआरटी की पीडीएफ को भी मतलब साथ में रख दिया है। तो जब आपको मिलेगा ना, तो क्वेश्चन, उसका आंसर और साथ में एनसीईआरटी, ये दो तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको कहीं और जगह से जा कर के एनसीईआरटी की ना तो बुक डाउनलोड करनी पड़ेगी ना कुछ, आपको एक ही जगह हमारे ही चैनल पर सब मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको थोड़ा अच्छे से चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, यहाँ आपको दे दिया गया है हमारा जो सौर मंडल है, जिसमें अभी वर्तमान में 8 ग्रह हैं वो, ठीक है। तो ये 8 ग्रहों के नाम दिए गए हैं। बीच में हमेशा ही आपको कौन मिलेगा, तो बताइए बीच में कौन होगा? चंदा मामा होंगे क्या? नहीं, चंदा मामा नहीं होंगे, सूर्य होगा, ठीक है। तो सूर्य के बाद फिर आपको देखिए, बुध हो गया, मंगल, बृहस्पति, शनि, और ये नेपच्यून, शुक्र, प्लूटो। हालांकि जो है ये ग्रहों की श्रेणी से बाहर हो गया है, यूरेनस। तो ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी हम लोग इनको क्रम से देख लेंगे कि मतलब कौन पहले है, कौन दूर है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ जब आप पहुँचेंगे, हमारा जो एनसीईआरटी है ना, वहाँ पे शुरू में आपको चीज़ें बता दी गई हैं। थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद तो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो बताएंगे। देखिए, आपको यहाँ बता रहे हैं अच्छे से कि जब सूर्य अस्त हो जाता है, यानी कि जो संध्या काल होता है, यानी कि शाम का जो समय होता है, रात का समय होता है, वहाँ हम आप देखेंगे तो आपको आसमान में ना कुछ एक दो चमकते हुए बिंदु देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो जैसे जैसे शाम होती है, आपको एक दो ऐसे तारे देखने को मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो मतलब कि आसमान है ना, वो तारों से भर जाता है, और इतने सारे तारे हो जाते हैं कि हम लोग उनकी गणना ही नहीं कर सकते। क्या आपने कभी आपके मतलब दिमाग में ये चीज़ आई है कि चलो आज बैठ के तारों की गणना करते हैं? नहीं कर सकते ना। तो वही चीज़ें बता रहे हैं कि इतने सारे हो जाते हैं कि आप उनकी गणना तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते। और आपने देखा होगा, कुछ तारे ऐसे होते हैं जो काफ़ी चमकीले होते हैं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी चमक कम होती है। मानो आकाश में हीरे जड़े हों, मतलब ऐसे चमकते रहते हैं कि हाँ, लगता है कि आकाश में ना मतलब हीरा जड़ गया हो। हीरे की ही चमक हम लोग मानते हैं कि सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। मानो आकाश में हीरे जड़े हों, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो टिमटिमाते रहते हैं, मतलब प्रकाश तेज धीम इस टाइप का होता रहता है। लेकिन यदि आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको इस चीज़ की जानकारी हो पाएगी कि कुछ की टिमटिमाहट जो है ना, वो अन्य से अलग है। आपने कभी ना कभी ज़रूर, अब जैसे पहले हम लोग बचपन में ना छत पे लेटा करते थे, तो गर्मियों में अभी भी जाते हैं, तो कुछ देर तक तो ज़रूर ही आसमान की तरफ नज़रें पहुंच जाती हैं। तो क्या आपने कभी ये चीज़ फील नहीं किया है, तारे कैसे चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं? तो वही सारी चीज़ें बता रहे हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर वो टिमटिमा नहीं रहे हैं तो फिर चाँद जैसे होता है ना कि एक ही जैसा प्रकाश वो एनी टाइम देता रहता है, तो वैसे फिर दिखेंगे। और अगर टिमटिमा रहे हैं तो फिर समझ लो अच्छी बात है, फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये तारे हैं, टिमटिमा रहे हैं। हम लोग वैसे भी तो कहते हैं ना, तारे टिमटिमाते हैं। आगे देखिए, ये जो चमकीली वस्तुएं हैं ना, इनके साथ आप लगभग डेली टू डेली जो चंद्रमा है उसको भी देखते हैं, क्योंकि बीच में आपको बड़ा सा चांद दिखेगा, आसपास पूरे आसमान में तारे दिखते हैं, वही चीज़ें बता रहे हैं। और हम लोगों ने अपने जीवन में इस चीज़ को ज़रूर महसूस किया होगा कि जो चंद्रमा है ना, वो हमेशा एक आकार का नहीं रहता। क्या आपने कभी देखा कि हमेशा ही पहले दिन भी चंद्रमा एकदम पूरा पूरा हो, दूसरे दिन भी पूरा हो, तीसरे दिन भी पूरा हो? ऐसा नहीं होता ना। पहले दिन तो आप देखिए कि ऐसे चंद्रमा हल्का सा दिखता है, एकदम मतलब एकदम हल्का सा, फिर थोड़ा सा डार्क होता है, फिर ऐसे ऐसे होते होते, ऐसे ऐसे होते होते पूर्णिमा को आपको पूरा का पूरा जो चंद्रमा है वो ऐसे दिखता है। तो वही चीज़ें बता रहे हैं कि जो चाँद है ना, वो मतलब कि हमेशा ही अलग-अलग आकार में दिखाई पड़ता है, एक जैसा आकार उसका एनी टाइम नहीं रहता है, ठीक?
और जो पूर्णा चंद्रमा है, जो ऐसे गोला गोला सा दिखता है, वो तो आपको पूरे महीने में केवल एक ही बार दिखाई पड़ता है। आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, नहीं नोटिस की है तो अब नोटिस करिए, क्योंकि ज़रूरी है। रियल लाइफ में भी जानना चाहिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके काम का ही है। तो आप देखिए कि ये अलग अलग जो है स्थितियों में आपको अलग अलग आकार का दिखाई पड़ता है। आप जो पूरा चंद्रमा है ना, उसको महीने में केवल एक ही बार देख पाएंगे, और ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। अर्थात जो हमारे आसमान में चंद्रमा मामा दिखते हैं, वो महीने में केवल एक ही बार आपको पूरा ऐसे गोला गोला दिखेंगे। बाकी तो आपको पूरा गोला बिल्कुल नहीं दिखेंगे। और जिस दिन वो पूरा गोला दिखते हैं, वो कौन सी रात होती है? बताइए, दिन में क्यों ही दिखेंगे, रात में दिखते हैं। तो वो कौन सी रात होती है? तो वही तो है पूर्णिमा की रात। कौन सी रात? पूर्णिमा की रात। ठीक है। और इसको और क्या कहते हैं? चंद्रमा वाली रात कहते हैं। ठीक है। और पूर्णिमा की रात, पूर्णमासी या चंद्रमा वाली रात, ये तीनों एक ही चीजें हैं। आगे देखिए, 15 दिन के बाद जब आप इसको देखेंगे, तो आपको कहीं भी आसमान में चंद्रमा देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अमावस्या जो है ना, उस दिन आपको चांद बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। ये नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है, तो ध्यान रखिएगा। यह नए चंद्रमा की रात्रि होती है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ना कन्फ्यूजन हो सकता है कि नए चंद्रमा की रात्रि को आपने अमावस्या मान लिया, तो ऐसा नहीं होगा। नए चंद्रमा की जो रात्रि है, सॉरी नए चंद्रमा की रात्रि को पूर्णिमा नहीं मानना है। नए चंद्रमा की रात्रि जो है वो अमावस्या होती है। ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि नया चंद्रमा जो रात्रि है वो पूर्णिमा होगा, बिल्कुल नहीं। नए चंद्रमा की रात्रि किसको कहेंगे? अमावस्या को। ठीक है। कहाँ भागा जा रहा है? आगे देखिए, आगे आपसे बता रहे हैं कि यदि ऐसी रात में आसमान साफ है, तो आप जो है आसमान को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन को। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एक बार आपको पीडीएफ जरूर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे जो काम की चीज़ थी वो केवल यही चीज़ थी कि जो पूरे चंद्रमा की रात्रि है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और नए चंद्रमा की जो रात्रि है उसे कहते हैं अमावस्या। पूर्णिमा के दिन आपको चांद पूरी तरह से देखने को मिलता है, जबकि वहीं अमावस्या को हम देखें तो चांद बिल्कुल भी आपको आसमान में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक। तो ये 2 पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिए, समझ लीजिए अगर समझ आ रहा है, नहीं तो फिर लिख लीजिए। ठीक। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि खगोलीय पिंड किसको कहते हैं? हमारे पास विकल्प क्या क्या है? कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा को। तो क्या बताइए, सूर्य और चंद्रमा को ही खगोलीय पिंड कहते हैं? आंसर तो बार बार दिख जा रहा है आपको। दूसरा देखिए, वे सभी वस्तुएं जो दिन के समय चमकती हैं। यदि दिन के समय जो चमक रही वस्तुएं हैं, उन्हें क्या हम खगोलीय पिंड कहते हैं? तीसरा, सूर्य और चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आसमान में चमकते हैं। बस यही हो जाएगा। और मतलब ये जो कह रहे हैं, वे वस्तुएं जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। और आगे थोड़ा सा एक पॉइंट और जोड़ दें कि वे सूर्य के प्रकाश से चमकती हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? वो ग्रह हो जाएंगे। ठीक है। क्या हो जाएंगे? ग्रह। खैर, यहाँ देखिए, हमसे खगोलीय पिंड पूछा जा रहा है कि खगोलीय पिंड आखिरकार किसको कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो रात्रि में आसमान में आपको चमकती हुई दिखाई देती हैं, चाहे वो सूर्य हो। हालांकि सूर्य तो दिन में चमकता है ना, रात्रि में कहाँ आपको देखने को मिलेगा? चंद्रमा या फिर जो तारे वगैरह हैं, वो सारी चीजें हम इनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। चलिए हम आपको इसको ले चलते हैं एनसीईआरटी की दुनिया में, वहां दिखाते हैं अच्छे से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो खगोलीय पिंड है वो क्या है? तो वही सूर्य, चंद्रमा और वे सारी वस्तुएं जो रात्रि के समय में आसमान में चमकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। वैसे आपने क्या कभी सोचा है, कहा जाता है ना तो सूर्य कभी अस्त होता है, ना तो सूर्य कभी उदय होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो मतलब कि रात्रि में हमें टिमटिमाने वाली चीजें हैं, जैसे तारा हो गया या चंद्रमा हो गया, वो तो एनी टाइम दिखना चाहिए। लेकिन दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? कभी माइंड में आया है कि नहीं? अगर नहीं आया है तो आज आना चाहिए। भाई इस वजह से नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि दिन के समय आप देखें तो सूर्य का प्रकाश इतना अधिक होता है कि उस प्रकाश के आगे ये बेचारे एकदम छोटू सो टिमटिमाने वाले क्या कर लेंगे। तो इस वजह से ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मतलब अस्त हो जाते हैं बाद में फिर रात्रि में निकल आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश इतना अधिक होता है कि इनकी हिम्मत ही नहीं होती है कि हमें भी देख लो, आ जाओ। ठीक है। तो ये सिस्टम होता है कि रात्रि में चूंकि सूर्य का प्रकाश
नहीं होता है। इस वजह से ये टिमटिमाते हुए तारे, चंद्रमा, ये सब हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाते हैं, दिन में नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो हमने देखा कि जो खगोलीय पिंड है वे क्या है, तो वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आसमान में हमें चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। यहीं लगे हाथ तारा किसको कहते हैं, ये भी देख लेते हैं। तारा इट मीन्स स्टार, ठीक है, क्या, स्टार्स, ठीक, स्टार्स से क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो कुछ ऐसे भी आपको खगोलीय पिंड मिलेंगे। तो खगोलीय पिंड हमने पहले ही बता दिया कि आसमान में चमकने वाली जो वस्तुएं हैं वो सभी क्या कहलाएंगी, खगोलीय पिंड। तो कुछ खगोलीय पिंड थोड़ा बड़े आकार के होते हैं और इसके साथ साथ गर्म भी होते हैं, ठीक है। ना केवल उनका आकार बड़ा होता है बल्कि वे गर्म भी होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं, ठीक, किससे बने होते हैं, गैस के बने होते हैं। ध्यान से देखिए तारों की जो मतलब की पहचान है वो क्या है, पहले ये थोड़ा बड़े होंगे, ठीक है, क्या होंगे, बड़े होंगे और गर्म होंगे, क्या होंगे, गर्म होंगे। दो चीजें हो गई, साथ में गैस के बने होंगे, किससे बने होंगे, गैस से बने होंगे। तो ये तारों में ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो बड़े होंगे, दूसरा गर्म होंगे, तीसरा गैस से बने होंगे। आगे देखिए इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा या प्रकाश होता है, ठीक है, इनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है और ऊष्मा भी होती है जिसे वे बहुत ही भारी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन्हीं खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। तो कभी कभी हमारे सामने एक क्वेश्चन बन के आता है कि बताइए सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। क्या, जो सूर्य है वो क्या है, वो एक तारा है। क्यों, क्योंकि देखिए इनका अपना खुद का प्रकाश है, ऊष्मा भी है, बड़े भी हैं आकार में, गर्म भी हैं, गैसों से बने हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी कुछ चीजें या ऐसे कुछ खगोलीय पिंड जिनका आकार बड़ा होता है, वे अपनी तासीर में गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं और इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्टार्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्स अर्थात तारा। यानी कि जो सूर्य है वो क्या है, वो एक स्टार है। कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सूर्य एक ग्रह है। नहीं बाबू, सूर्य ग्रह बिल्कुल भी नहीं है, सूर्य एक तारा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग चलेंगे यहाँ आपको अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर वहां पे आपको ना एक अन्य क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन से हम आगे के पॉइंट्स देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टार से ही बना हुआ है। कह रहे हैं कि ध्रुव तारा जिसे पोल स्टार कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है, ये आपको बतानी है। और हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जो हमने पीडीएफ बनाई हुई है क्वेश्चन आंसर्स की, क्या ये आपको ठीक लग रही, अर्थात इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ठीक लग रहा है, या फिर हम कलर में थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चंस को किसी अन्य कलर से, आंसर का जो ये ऑप्शन है वो किसी अन्य कलर से कर सकते हैं। तो बताइएगा ज़रूर, क्या ये ठीक लग रहा है कि एक ही कलर में है, बस क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया है, या फिर कलर थोड़ा चेंज करके रखो, और बताइएगा, तो उसी हिसाब से हम आगे की चीज़ें देखेंगे। तो बताइए पोल स्टार या ध्रुव तारा की क्या विशेषता है, ये आपको बतानी है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कि यह रात के समय सबसे अधिक चमकने वाला तारा है। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। तीसरा, ये सूर्य से अपना प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करता है। अब देखिए, अभी हमने आपको तारा की परिभाषा बताई थी कि इनके पास अपना खुद का प्रकाश होगा, ठीक है, खुद का, यानी कि स्वयं का इनके पास प्रकाश होगा और साथ में इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा होगी। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर तारों की ये विशेषता होती है कि उनकी अपनी खुद की प्रकाश और ऊष्मा होता है, तो फिर चाहे वो ध्रुव तारा हो या कोई अन्य तारा हो, वो तो एक ही जैसा मतलब कि उसका बर्ताव रहेगा ना। तो तीसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। कह रहे हैं कि इसकी सहायता से रात्र में केवल पूर्व दिशा का निर्धारण किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, ये जो ध्रुव तारा है ना, ये दिशा निर्धारण इससे किया जरूर जाता है, लेकिन पूर्व दिशा का नहीं। कौन सी दिशा का, उत्तर, ठीक है, तो उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इससे किसी एक दिशा का निर्धारण किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये किसी एक जगह फिक्स रहता होगा। अगर ये इधर उधर नाचता कूदता रहेगा तो फिर कैसे इससे दिशा का निर्धारण किया जा सकेगा। तो इस वजह से इसका उत्तर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो ध्रुव तारा यानी पोल स्टार है, इसकी क्या विशेषता है कि ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। चलिए हम लोग इसको कहाँ पे देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक में। तो ये देखिए आपको यहाँ पे बताया गया है कि प्राचीन काल में आप देखें तो जो लोग हुआ करते थे, वो रात्रि में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे, तो तारों की हेल्प से करते थे, यानी स्टार्स की हेल्प से वो लोग
दिशाओं का निर्धारण किया करते थे रात्रि में। उत्तरी तारा जो है ये उत्तरी दिशा को बताया करता था और इसी उत्तरी तारा को क्या कहते थे, ध्रुव तारा। तो ध्यान रखिएगा कि ध्रुव तारा का जो सेकंड नाम है, दूसरा नाम है, वो क्या है, उत्तरी तारा। ठीक है, आगे देखिए, ये हमेशा ही, अब इसकी विशेषताओं को भी जाने रहिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, कुछ अन्य विशेषताएं बताइए। तो ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। और ये सप्तऋषि क्या है, अभी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए एक चित्र दिया गया है। क्या है, ये एक चित्र दिया गया है और आपको यहाँ पे बताया गया है कि अब सपोज दैट ये देखिए एक छोटी बच्ची यहाँ पे खड़ी हुई है और ये इस साइड देख रही है। ठीक है, ध्रुव तारा सामने दिख रहा है और ये संकेतक तारा है। सप्तऋषि टोटल 7 मतलब की ताराओं का समूह है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इन्हीं 7 ताराओं का जो समूह है इन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं और इन्हीं की मदद से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सप्तऋषि हैं इन्हीं की सहायता से ध्रुव तारों तक आपकी जो नज़र है वो पहुंच सकती थी। वरना पता कैसे चलता है कि ध्रुव तारा कौन सा है, लेकिन ये सप्तऋषि जो है इनकी हेल्प से जाना जा सकता था कि ध्रुव तारा इसमें कौन सा होगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ आपको थोड़ा सा सप्तऋषि के बारे में भी बताया गया है। यहाँ आपको देखिए सप्तऋषि के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सप्तऋषि जो 7 यानी कि सप्त मतलब होता है 7, तो 7 ऋषि अर्थात संत, यानी कि ये 7 स्टार्स का एक समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग होता है। अभी अर्सा मेजर क्या है ये भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि रात्रि के समय में जब आप आसमान की ओर देखेंगे तो आपको बहुत सारे तारों का एक समूह दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपको कई सारी मतलब विभिन्न आकृतियों में देखने को मिल सकती है। और ये जो आपको विभिन्न आकृतियों में तारों का समूह दिखाई पड़ता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है, तो आपसे अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नक्षत्र मंडल क्या है, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए कि विभिन्न समूहों में मतलब कि विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई जो विविध आकृतियां हैं तारों की, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है, तो तारों की विभिन्न आकृतियों में बनाया गया जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है, अर्सा मेजर या जो बिग बियर है वो भी एक प्रकार का क्या है, नक्षत्र मंडल ही है। अभी हमने ध्रुव तारे के लिए देखा था ना अर्सा मेजर, तो अर्सा मेजर या बिग बियर ये क्या है, तो अर्सा मेजर और जो बिग बियर है ये भी एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। कैसे पता चलता है, क्योंकि इसी में आपको ना जो सप्तऋषि है यानी कि 7 जो तारे हैं उनका समूह देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। आगे हम, और यहाँ एक पॉइंट दिया गया है जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन सकता है, एक बार जान लीजिए कि जब हम रात के समय देखते हैं आसमान की तरफ तो हमें बहुत सारे तारे जो हैं वो सूर्य के समान ही समझ आते हैं, लेकिन वो बेचारे इतने छोटे होते हैं ना, उनके अंदर सूर्य के जितना प्रकाश नहीं होता, सूर्य की जितनी ऊष्मा नहीं होती है, इस वजह से हम उनकी जो ऊष्मा है उसको महसूस नहीं कर पाते। वरना पता चला रात्र में भी गर्मी बहुत भयानक है, एकदम चारों तरफ प्रकाश है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। और उत्तरी तारा, इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा कि जो ध्रुव तारा है, क्या ध्रुव तारा, ये उत्तरी दिशा का सूचक है। ठीक है, उत्तरी दिशा का सूचक है, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन में ही आपको दिखा दिया कि उसमें पूर्व या पश्चिम, साथ पश्चिम दिखा रहा था ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि जो सप्तर्षि मंडल है ये संकेतक यानी किसके इंडिकेटर हैं, यानी कि वो कौन सा स्टार है जिसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग सप्तऋषि का उपयोग करते हैं। तो बताइए, अभी तो हम लोग देख के आ रहे हैं, याद है कि नहीं आपको, क्या शुक्र तारा है, मंगल तारा है, सूर्य है, या फिर क्या है। अभी देखा हम लोगों ने, ये ध्रुव तारा है। ठीक है, तो ध्रुव तारा कहाँ पे है ये जानने के लिए जो सप्तऋषि है उनका उपयोग किया जाता था। और सप्तऋषि क्या है, तो 7 ताराओं का समूह, ताराओं नहीं कहेंगे, 7 तारों का समूह है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यंत गर्म गैसों से बना वो आकाशीय पिंड जो हमारी पृथ्वी सहित पूरे सौर परिवार के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र सोर्स है, उसे क्या कहते हैं। तो आप देखिए, अभी मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी
कि ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनकी अपनी कोई ऊष्मा नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ग्रह। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह? जो लोगों के ऊपर मंडराता रहता है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? तो ग्रह जिसमें आपको हमारी पृथ्वी और मंगल हो गया, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण ये देखने को मिलते हैं, उनकी बात हो रही है दरअसल। तो यहाँ देखिए कह रहे हैं कि सौरमंडल के केंद्र में स्थित अत्यंत गर्म गैसों का वह आकाशीय पिंड, जब गर्म गैसों का आकाशीय पिंड आ गया तो आप समझ लीजिए कि किसी न किसी स्टार की बात हो रही है। कह रहे हैं जो हमारी पृथ्वी सहित पूरे सौर परिवार के लिए प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र सोर्स है। तो ये भैया कुछ और नहीं हो सकता, ये सन है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो सूर्य है ना, सूर्य, उन्हें पूरे पूरे सौर मंडल का मुखिया माना जाता है। क्यों? क्योंकि सौर मंडल में जो भी ग्रह, उपग्रह, अन्य चीजें हैं, वो इन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य एक तारा है, इनके भीतर बहुत सारी जो है गर्म गैसों से बने हुए आकाशीय पिंड, ये कहें कि ये खुद में अपने आप में गर्म आकाशीय पिंडों से बना हुआ है। इसमें ऊष्मा भी बहुत ज्यादा है, आकार में भी बड़ा है। और और क्या है इसमें? और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि ऊर्जा, ठीक है? तो ये जो है ऊष्मा और ऊर्जा का एकमात्र सोर्स है, जिससे अन्य जो खगोलीय पिंड है वो प्रकाशित होते हैं। कौन हो जाएगा? ये हमारे सूर्य देवता है, ठीक है? चलिए आगे देखिए, यहाँ आपको थोड़ा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं एनसीईआरटी में। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ग्रह ही जानेंगे कि क्या है। जैसा कि अभी हम बता के आ रहे हैं कि कुछ खगोलीय पिंड जिनमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता और अपनी खुद की ऊष्मा भी नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या है? वो ग्रह कहलाते हैं, ठीक है? और जो ग्रह शब्द है इसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहा जाता है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और इसका अर्थ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो प्लैनेट शब्द है उसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। तो देखिए जो हमारी पृथ्वी है, जिस पे हम रहते हैं, वो क्या है? वो एक ग्रह है। और ये अपना पूरा का पूरा जो प्रकाश है, अपनी जो ऊष्मा है, ये कहाँ से प्राप्त करती है? सूर्य से ही प्रकाश करती, मतलब सूर्य से ही प्राप्त करती है। और क्यों? क्योंकि भाई यही है जो सबसे नज़दीक है सूर्य के। तो ये एक ऐसा स्टार, सॉरी, ये पृथ्वी जो है वो एक ऐसा स्टार है जो देखो तो कुछ भी निकल रहा है सॉरी। तो देखिए जो हमारी पृथ्वी है ना, सूर्य ऐसा स्टार है जो हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, ठीक है? और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपको एक पॉइंट दिया गया है, जितने भी रोचक तथ्य दिए हैं, कुछ जानने योग्य बातें दिए हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में दिखती हैं, वो ना एक क्वेश्चन समझ लीजिए उससे बन जाता है। तो यहाँ देखिए रोचक तथ्य में क्या दिया गया है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये तीन ऐसे हमारे ग्रह हैं कि जिनके चारों ओर छल्ले मिलते हैं। क्या मिलते हैं? छल्ले। तो ध्यान से देखिए कौन कौन से हैं। एक तो बृहस्पति है, दूसरा है शनि जिसको हम लोग सैटर्न कहते हैं, और तीसरा है यूरेनस। ये ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर हमें छल्ले प्राप्त होते हैं, और ये छल्ले जो है वो विभिन्न पदार्थों, असंख्य छोटे छोटे पिंडों से जो पट्टियां हैं उनसे बना हुआ है। हालाँकि ये जो छल्ले हैं ना, वो आप पृथ्वी से अगर नंगी आँखों से देखोगे तब नहीं देखने को मिलेगा। इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। ऐसे नहीं कि आप जाएँ आज छत पे शाम को, चलो आज देख के आते हैं, तो फिर कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, ठीक है, चलिए आगे देखिए। हम लोगों ने देख लिया चंद्र सूर्य के बारे में। ये देखिए वो चीज़ है जहाँ आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो सूर्य है वो सौर परिवार का मुखिया है। तो दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह इनसे कितना दूर है, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं इसको थोड़ा सा कैसे करें जिससे ये लंबा सा हो। कुछ तो दिमाग लगाते हैं। आप मैनेज कर लीजिएगा अपना, ठीक है? चूंकि बुक में ऐसे ही दिया हुआ है तो हम इसमें कुछ खास कर नहीं सकते। चलिए देखिए, ये है हमारा सूर्य, ठीक है? तो सौर मंडल में हमने आपको बताया कि टोटल 8 ग्रह होते हैं। कितने? टोटल 8 ग्रह देखने को मिलेंगे आपको सौर मंडल में। उनको आप फटाफट देख लीजिए दूरी के हिसाब से। जो नज़दीक में है सूर्य के, वो सूर्य से नज़दीक रहेगा, जो काफ़ी दूर दिखा हो रहा है वो दूर होगा। जैसे आप देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? बुध है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और बुध जो है ये मरकरी, ये जो उपग्रह दिए हुए हैं इनकी दरअसल संख्या आए दिन चेंज होती रहती है, तो इसके चक्कर में मत फंसिएगा। दूसरे पे कौन सा आता है? दूसरे पे आपको देखने को मिलेगा बुध के बाद, जस्ट बुध के बाद कौन आता है? शुक्र आता है। ये देखिए वीनस, ठीक है? वीनस यानी कि शुक्र। उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद अपनी प्यारी पृथ्वी आ जाती है, ठीक है? अपना अर्थ आ जाता है।
और आगे देखिए मार्स उसके बाद आता है, ठीक है। मार्स मतलब क्या होता है, मंगल होता है। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, बुध शुक्र के बाद फिर बृहस्पति सॉरी पृथ्वी आएगा, पृथ्वी के जस्ट बाद मंगल आएगा। इन चारों को एकदम याद रखिएगा क्योंकि आपको यहीं से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, पार्थिव और अपार्थिव ग्रह, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ध्यान से देख लीजिए इन चारों के नाम। आगे देखिए मंगल के बाद आता है बृहस्पति, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। अगर आप लोगों ने बीटीसी किया होगा ना तो उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। 2017 जो डीएलएड बैच वाले हैं उन लोगों ने तो इसको देखा होगा, क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देखिए किसके किसके मध्य क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है, तो भैया ये पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के मध्य। ध्यान से इसको देख लीजिए कि मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है, ठीक है। बृहस्पति के जस्ट बाद फिर आपको शनि देखने को मिलेगा, शनि के बाद आपको यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। अगर आपसे कहें कि चलो क्रोनोलॉजी लगाओ, यानी कि सूर्य से नजदीक मतलब कि दूरी के अनुसार कौन सबसे नजदीक है कौन सबसे दूर है, तो आप क्या करेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी। ध्यान से बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, उसके बाद वरुण, ठीक है। ध्यान से फिर से बता रही हूँ कि सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, उसके बाद तीसरे पे अपन लोग आ जाते हैं यानी कि पृथ्वीवासी। तो बुध शुक्र पृथ्वी, फिर देखिए मंगल बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पहले यम भी इसमें शामिल हुआ करता था, लेकिन अब यम को जो है मतलब कि ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया है 2006 से, तो उसको भी अभी हम लोग आगे देखेंगे। इनको तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, और ये चीज़ तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में आपको देखने को मिलता है क्षुद्र ग्रह पट्टी, ठीक। अन्य जो चीज़ें हैं जैसे ये आप देखिए कि सूर्य जो है वो बहुत कम दिनों में, यानी कि चूंकि नज़दीक है तो मात्र 88 दिन में अब जो सूर्य की परिक्रमा है वो पूरी कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में, मात्र 88 दिन में पूरा कर लेता है। और अपने अक्ष पर ये जो घूर्णन है, अपने अक्ष अर्थात अपनी खुद की जो परिक्रमा है, अपना खुद का जो परिभ्रमण है वो कितने दिन में पूरा करता है, मात्र 59 दिन में, ठीक है। वहीं हम शुक्र की बात करें तो ये 255 दिन में सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेता है और अपने अक्ष पर 243 दिन में घूम लेता है। पृथ्वी का हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग पृथ्वीवासी हैं। तो आप ध्यान से देखिए जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन में करती है, नोट करके रखिए, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का एक परिक्रमा यानी कि एक पूरा चक्कर कितने दिन में लगा लेती है, 365 दिन में। और वहीं अगर अपने अक्ष पे घूमने की बात करें तो क्या होता है, वो एक दिन में अर्थात 24 घंटे में घूम जाती है। इससे क्वेश्चन बनता है जैसे सूर्य के चारों ओर जो वो घूमती है उससे क्या होता है, तो आप देखिए उससे ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। वहीं अगर अपने चारों ओर घूमने की बात करें तो इससे दिन और रात की घटना होती है। ये पॉइंट नोट करके रखिए। फिर वहीं मंगल की बात करते हैं तो मंगल देखिए ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 687 दिनों में लगाता है और अपने मतलब चारों तरफ कितने टाइम में घूम लेता है, एक दिन में ही। और ये देखिए मैं आपसे बता रही थी ना कि आंतरिक और बाह्य ग्रह देखने को मिलते हैं। आंतरिक को ही हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं और बाह्य ग्रह को हम लोग अपार्थिव ग्रह कहते हैं। तो आंतरिक ग्रहों में सूर्य के बहुत नज़दीक जो मतलब कि ग्रह हैं वो आ जाते हैं और बने किससे होते हैं, चट्टानों से। आगे देखिए यदि हम बृहस्पति की बात करें तो ये 11 साल 11 महीने 12 लगभग 12 साल में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। बहुत मतलब टाइम लग जाता है इनको और अपने अक्ष पर 9 घंटे में ही घूम लेता है, ठीक है। 9 घंटे 56 मिनट और इसमें मतलब 9 घंटे 56 मिनट समझ लीजिए 10 मिनट सॉरी 10 घंटे में ही अपना घुमा जाता है खुद के अक्ष पर। और वहीं सूर्य का चक्कर देख रहे हैं लगभग 12 साल में लगा पा रहा है। वहीं अगर हम शनि की बात करें तो ये सूर्य का जो एक परिक्रमण है वो कितने टाइम में कर लेता है, 29 साल 9 मतलब 5 महीने। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जितने दूर है वो सब देर देर में ही लगा पाते हैं, जबकि अपने अक्ष पर ये 10 घंटे 40 मिनट में ही घूम लेता है। ये जो चंद्रमा की संख्या है इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, उपग्रह। लेकिन उपग्रहों की जो संख्या है ना वो आए दिन चेंज होती रहती है। एकदम लास्ट में आप देख लीजिएगा। बाकी पृथ्वी वाला याद रखिएगा कि पृथ्वी का एक चंद्रमा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चंदा मामा। आगे देखिए आगे है हमारा यूरेनस और ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगभग 84 दिन में पूरा करता है। वहीं अगर अपने अक्ष की बात करें तो ये 17 घंटे 14 मिनट में घूम जाता है। और वहीं नेपच्यून की बात करें तो ये सूर्य की जो परिक्रमा है वो बहुत टाइम बाद कर पाता है बेचारा, 164 साल में, और अपने अक्ष पे तो मात्र 16 घंटे 7 मिनट में ही घूम जाता है, ठीक है। यहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो बाह्य ग्रह हैं जिन्हें हम लोग
अपार्थिव ग्रह कहते हैं वो कौन से हैं, तो सूर्य से जो बहुत दूर हैं, बहुत बड़े आकार के हैं और गैस तरह लिक्विड पदार्थों से बने हुए हैं। ध्यान क्या रखना है आपको, जो आंतरिक ग्रह हैं जिन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं ये चट्टानों से बने हैं, जबकि जो बाह्य ग्रह हैं जिन्हें हम अपार्थिव ग्रह कहते हैं ये गैस और तरल पदार्थों के बने हैं। तो कौन कौन पार्थिव में आ जाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल यहाँ तक पार्थिव हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सब अपार्थिव ग्रह है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो ये जो आपको दिया हुआ है चित्र, इसको एक बार जरूर, हम कहेंगे कि एक दो बार जरूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखिए, अभी हमने जो सौर मंडल देखा, जो हम लोगों ने अभी सूर्य का पूरा परिवार देखा, उसको एग्जैक्टली कहते क्या है, तो उसको कहते हैं सौर मंडल। तो आप यहाँ पे थोड़ा अच्छे से देख लीजिए कि जो सूर्य है हमारा वो टोटल 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से मिलकर के बना हुआ है। और इसको एग्जैक्टली कहते क्या है, इसको कहते हैं सौर मंडल। ठीक है, तो सौर मंडल की अगर परिभाषा पूछ ले तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सौर मंडल है टोटल 8 ग्रह, 8 ग्रहों के नाम अभी हमने देखा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण और वो शनि तो भुला ही गया। ठीक है, तो टोटल 8 हैं। आगे देखिए, तो 8 ग्रह हो गए, साथ में उपग्रह। उपग्रह क्या है, तो वही जो आपको छोटे छोटे मतलब दिखाए तो नहीं गए थे, लेकिन हाँ जैसे मैंने आपको भी बताया ना कि हमारी जो पृथ्वी है उसका एक उपग्रह है, और वो है क्या, वो है चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। ठीक है, वैसे ही जो बृहस्पति है उसका एक चंद्रमा है, सबसे बड़ा भी वो माना जाता है, गैनीमीड। ऐसे ही आपको अन्य जो ग्रह हैं उनके जो है उपग्रह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है, जैसे कि बुध, बुध का आपका कोई भी उपग्रह देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ही शुक्र है, शुक्र का भी कोई एक भी उपग्रह आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखिए कि जो हमारा सौर मंडल है वो किससे मिलकर के बना है, 8 ग्रहों से, उपग्रहों से तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड और साथ में क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि से। और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सौर परिवार का नाम देते हैं, अर्थात सौर यानी सूर्य का परिवार, और मुखिया कौन है, सूर्य है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे चंद्रमा दिखाई पड़ता है वो क्या है, वो एक उपग्रह है, इस बात को हमेशा नोट डाउन करके रखिएगा। और हमारी पृथ्वी का सहचर है, अर्थात हमारी पृथ्वी का ये चक्कर लगाता रहता है, सहचर मतलब होता है साथ साथ चलने वाला। ठीक है, और हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। ये लोग भी सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं, सूर्य की ही प्रकाश से ये लोग चमकते हैं। इनके पास अपना कुछ ना तो सूर्य का मतलब अपना खुद का प्रकाश भी नहीं होता और अपनी चमक भी नहीं होता। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास तो उपग्रह भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है, वो भी मैंने आपको बताया, जैसे बुध और शुक्र, इनके पास अपना खुद का कोई भी उपग्रह नहीं देखने को मिलेगा। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब भी आपको देखने को मिले कि क्या आप जानते हैं या इस तरह की बातें, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। देखिए, कह रहे हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता था। समझ रहे हैं, सोल किसको कहते थे, अभी तो सोल आत्मा को कहते थे, लेकिन पौराणिक कहानियों में जो रोमन की कहानियां हैं वहाँ सोल जो है वो सूर्य देवता को कहते हैं। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से रिलेटेड, और इसीलिए सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहा जाता है। समझ आ रहा है कहाँ से आया है ये शब्द। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखना है तो आप लिखिए, सौर मंडल हो गया, और कौन से शब्द बन सकते हैं, आपको ये सब लिखना भूलना नहीं है। अब देखिए, शब्द की उत्पत्ति दी है कि ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनका उपयोग हम भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ज्योग्राफी, ये एक अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का विवरण। आगे देखिए, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जीई, हाँ इसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफिया इसका अर्थ क्या होता है, लिखना। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट में जानना हो तो क्या होगा, जियो, ये समझ रहे हैं, जियोलॉजी यानी कि पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, और मेट्री, और ये देखिए जियोइड यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये ना जियोइड अभी आपको देखने को मिलेगा, जियोइड क्या है। ठीक है, यहाँ आपको ना ग्रहों का याद करने के लिए एक ट्रिक्स दिया गया है। जैसे अगर आप चाहें कि आपको याद नहीं हो रहा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मतलब कि बृहस्पति, ये सब याद नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे, और इससे आपको थोड़ा सा एक चीज़ फ़ायदा हो जाएगा
कि आपको अंग्रेजी में भी नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चाहे तो याद कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी ये सब बकवास मत करो भाई। डेज के नेम याद है ना, तो आप देखो अगर आपको डेज के नेम याद हैं तो फिर आप कर लेंगे। जैसे बुध, बुध के बाद बृहस्पति आता है तो उसको छोड़ो। बुध के बाद शुक्र आ रहा है, शुक्र के बाद फिर क्या आएगा, शनि तो आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, रवि, ठीक है। अर्थात बुध फिर शुक्र, क्या हो गया, तो बुध फिर शुक्र, उसके बाद अपनी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद पृथ्वी को समझ लो संडे है, ठीक है। अब रवि तो है नहीं तो आप संडे को समझ लो कि वो पृथ्वी है, ठीक है। फिर उसके बाद सोम भी नहीं आता तो क्या आ जाएगा, मंगल आ जाएगा। तो ऐसे ही ना 1 2 बार 3 बार करिएगा, याद हो जाएगा। मैं तो ये नहीं कहूँगी कि आप चलो इसको याद करो, माई वेरी एफिशिएंट मदर, ये सब मत करो, ये सब ना याद नहीं रहेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है और वो क्या है, वो ये है कि खगोलीय पिंडों तथा उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों में खगोल शास्त्री जो है वो होते हैं। अर्थात जो भी व्यक्ति खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री, ठीक है। वहीं आगे आपको बता रहे हैं कि जो आर्यभट्ट है, नाम जरूर आपने सुना होगा, वो हमारे एंशियंट इंडिया के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और इन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ध्यान रखिएगा किनके द्वारा ये कथन दिया गया था कि सभी जो ग्रह और चंद्रमा हैं ये सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। तो ये कहा था हमारे खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद जो है ब्रह्मांड के रहस्यों को लोग खोजने में लगे हुए हैं। चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे ना एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में बन सकता है, और वो क्या है कि सौर मंडल का जो सभी 8 ग्रह है ये एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल वाले में। और ये जो जिस दिशा में चक्कर लगाते हैं या मतलब कि कौन इनकी जो कक्षा होती है वो कैसी होती है, ध्यान से याद रखिएगा आप, दीर्घवृत्तीय कक्षा में, ठीक है। तो सारे के सारे जो ग्रह हैं वो एक निश्चित दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उनकी कक्षा कैसी होती है, तो ये होती है दीर्घवृत्तीय या दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। और आगे देखिए, बुध सबसे नज़दीक है तो सबसे जल्दी ये अपनी परिक्रमा पूरा कर लेता है मात्र 88 दिन में ही। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो मतलब इसके जैसे ही हैं, पृथ्वी के जैसी, स्पेशली उसका जो आकार और आकृति है ये पृथ्वी के समान ही है, ठीक है। आगे देखिए एक और पॉइंट दिया गया है कि 2006 के पहले तक जो प्लूटो था उसको भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन जो है इनकी एक बैठक हुई थी अगस्त 2006 में और वहाँ पे ये निर्णय लिया गया था कि ग्रहों को ग्रह कहलाने के लिए जो भी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है उस क्राइटेरिया से जो प्लूटो है वो बाहर है, अतः इसको जो है खगो मतलब कि ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया। अब ये क्या है, तो अब ये बौना ग्रह है, ठीक है। तो अभी जो प्लूटो है उसको क्या कहते हैं, अभी उसको कहते हैं बौना ग्रह, ठीक है, बौना ग्रह। पहले ये क्या था, ग्रह था। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी टाइम भी हो रहा है एक्सप्लेनेशन में, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या कह रहे हैं कि हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और अगर आपसे पूछे कौन सी कक्षा में लगाते हैं तो बताया था कि दीर्घवृत्तीय कक्षा में, ठीक है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या कह रहे हैं कि प्रकाश की गति लगभग 300,000 अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर चल सकती है। और गति से सूर्य का प्रकाश मतलब इसी गति से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है, कि जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी पे कितने टाइम में पहुंचता है, 8 मिनट में। ध्यान से देखिएगा, ये उत्तर सही हो जाएगा, मतलब ये विकल्प ठीक है। कह रहे हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। एकदम सही बात है। कहाँ चला जा रहा है क्वेश्चन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, कह रहा है
कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है, जबकि मानव निर्मित उपग्रह जैसे इनसैट और आईआरएम या आईआरएस ये कृत्रिम पिंड है। इसका उपयोग ब्रह्मांड की जानकारी और संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। ठीक है, आपके पास ये कूट वगैरह दिया गया है, आप देखिए इसके सारे के सारे विकल्प सही हैं, अर्थात 1 2 3 सबके सब सही है। ऑप्शन डी जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट। ठीक है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये कब जो है चंद्रमा की सतह पर गए थे? तो 20 जुलाई 1969। ठीक है, इसको नोट डाउन करके रखिए अपने नोट्स में। चलिए आपको हम दिखाते हैं, क्या आप जानते हैं? इस तरह से करके हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये फैक्ट, वहीं से मैंने क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। तो ये तो हो गया, ये भी हो गया था। हमने हमने एक चीज़ नहीं बताया था आपको, और वो क्या था? वो ये था सूर्य के बारे में। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर आगे आपको दिखाते हैं कि जो सूर्य है ना वो सौरमंडल के केंद्र में है। एकदम सही है। ये बहुत बड़ा और गर्म गैसों से बना हुआ है। एकदम ठीक है। इसका जो खिंचाव बल है सौरमंडल को बांधे रखता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये भी ठीक है, ये सब हमने देखा था। लेकिन एक पॉइंट आपको ज़रूर जानना चाहिए कि यद्यपि जो सूर्य का प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। नहीं तो जितना उसके अंदर तेज है, कहा जाता है कि मात्र 99वां भाग, अगर हम सूर्य को पूरा 100 मान लें तो मात्र 99वां भाग ही हमारे यहाँ पहुँचता है। मतलब 1% सूर्य की ऊष्मा हमारे यहाँ पहुँचती है, तब इतनी गर्मी होती है। सपोज़ दैट अगर पूरी पहुँच जाए तो क्या होगा? सब जल-भुन जाएँगे। तो आखिर वो क्यों? क्यों जो है इतनी ज़्यादा गर्मी हम लोगों को नहीं महसूस होती? उसके पीछे का कारण क्या है? तो उसके पीछे का कारण ये है कि हमारे पृथ्वी से जो सूर्य है ना वो बहुत दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। समझ रहे हैं? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक? आगे देखते हैं जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले थे, और वो क्या है? वो है हमारा, क्या आप जानते हैं? तो देखिए, प्रकाश की जो गति है वो आपको यहाँ पे बताई गई है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और इस गति के बावजूद आप देखिए कि सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट का टाइम लेता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुँच जाए। फिर आगे आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में बताया गया है, जो कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है, और आगे देखिए एक अन्य पॉइंट दिया गया है उपग्रह के बारे में। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि जैसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, तो वो क्या कृत्रिम उपग्रह है? नहीं, वो कैसा उपग्रह है? तो वो नेचर के द्वारा बनाया गया है, यानी कि प्राकृतिक है। लेकिन उपग्रहों में आपको प्राकृतिक के साथ साथ कृत्रिम भी देखने को मिलेंगे। तो वहीं यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो उपग्रह है ना वो एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अर्थात आप देखिए ये जो सूर्य है, ठीक, सूर्य सूर्य के चारों ओर जो 8 ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही ये जो ग्रह होते हैं ना, ग्रह, अगर इन ग्रहों के पास अपना उपग्रह है तो वो जो उपग्रह है वो इनके चक्कर लगाएंगे। जैसे सपोज दैट आप मानिए कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का एक चंद्रमा होता है, इसी चंद्रमा को जो है ना उपग्रह कहा जाता है हिंदी में। तो पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। ये जो चंद्रमा है ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कैसा लगा रहा है? तो वही दीर्घवृत्तीय कक्षा में। ठीक है, कैसे? तो दीर्घवृत्तीय कक्षा में। तो वही चीजें यहाँ बता रहे हैं कि जिस प्रकार ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे ही जो उपग्रह है वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे मानव निर्मित उपग्रहों के बारे में भी बता रहे हैं। तो वो तो हमने देखा कि वो नेचर के द्वारा ही है, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है। लेकिन कुछ मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, और ये क्या है? तो ये कृत्रिम पिंड होते हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं। इनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। रॉकेट के द्वारा इनको अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह यहाँ पे दिए गए हैं, इनके नाम जरूर ध्यान से देखिए। अगर एनसीईआरटी में कुछ दिया है तो उन्हें तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। तो कौन से उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में भारत के द्वारा भेजे गए हैं? तो ध्यान से देखिए, इनसेट, आईआरएस और एडुसैट। ठीक है, इन तीनों को तो बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, इनको एकदम दिमाग में भर लीजिए। ठीक है, यहाँ आपको कुछ अन्य चीजें हैं जो देखने को मिलेंगी, लेकिन आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन में इन चीजों को हम लोग आएंगे देखने।
आगे जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कह रहे हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के बारे में, पृथ्वी क्या है? ग्रह। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। ये आपसे कह रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो दूरी के हिसाब से कह रहे हैं कि तीसरा ग्रह है। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे सूर्य था, उसके बाद बुध आया, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी आई थी, पृथ्वी के बाद मंगल आया था। तो दूरी के हिसाब से तीसरा सब मतलब कि ग्रह है, ये बात तो एकदम ठीक है। कह रहे हैं आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, तो एकदम ठीक बात है। सबसे जो बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है वो तो बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? शनि, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन चुका है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, एकदम ठीक बात है। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी का भू आभ यानी जॉइड आकार जो है इसकी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण है, जो कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों में योगदान देता है। एकदम सही बात है। अभी हमने कहा था ना कि हम लोग जॉइड देखेंगे क्या है, तो वही चीज़ है। तीसरा, पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला ग्रह दिखाई पड़ता है, या नीला ग्रह इसको कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। एकदम ठीक बात है। अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को देखेगा तो वो ब्लू कलर के दिखता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हमारे पृथ्वी पे आपको पानी ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और आगे देखिए, कह रहे हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ध्यान से सुनिएगा, प्राकृतिक है। अगर यही कृत्रिम लिखा जाए तो क्या होगा? फिर वो विकल्प रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इसका व्यास देखिए, पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है और यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कौन सा कथन सत्य है, तो सारे के सारे कथन सही है भैया। क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑल टोटल सही दिए हुए हैं, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारे चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में। आप लोगों को तो लग रहा होगा बहुत ज़्यादा टाइम लिया जा रहा है, तो भाई टाइम तो लगेगा ही ना। अब जब एमसीक्यू भी देखेंगे, थियरी भी देखेंगे, तो टाइम तो लगेगा। फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग कोई और तरीका भी अपना सकते हैं। ये तो पहली क्लास है, तो आप लोग जिस तरह से कहेंगे, जिस तरह से आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे, उस तरह से क्लासेस ले जाएंगे। चलिए, तो देखिए, अगर हम सूर्य से दूरी के हिसाब से बात करें तो जो हमारी पृथ्वी है वो तीसरा ग्रह है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास ये थोड़ा चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआभ कहा जाता है, और भूआभ का अर्थ भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है, पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, आगे देखिए, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः हमारी पृथ्वी पे ही हैं। अन्य जगहों पे लोग खोज रहे हैं, जैसे मंगल पे कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि हाँ वहाँ पे जीवन पाए जाने की संभावना है। आगे देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। ठीक है, यहाँ पानी और वायु भी उपस्थित है, तभी तो हम लोग जीवित हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन। ठीक है, इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहलाता है। ठीक है, तो पूरे सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है? तो हमारी पृथ्वी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीवन पाए जाने की जितनी भी परिस्थितियां हैं वो सबकी सब विद्यमान है। यहाँ पे गैस भी है, ऑक्सीजन जैसी जीवनदायी गैस भी है, यहाँ पे पानी भी है, और यहाँ पे अन्य चीजें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। आगे देखिए, जो अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष से देखेगा तो वो हमारी पृथ्वी को कैसा देखने को उसको मिलेगा? उस ब्लू कलर का। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी के 2/3 भाग पर पानी ही पानी है। इसी वजह से हमारी पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए वहीं चंद्रमा के बारे में भी देख लेते हैं। ये देखिए, अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र दिया गया है यहाँ पे। तो जो हमारी पृथ्वी है इसके पास केवल एक उपग्रह है, और वो कौन सा है? तो वही तो है चंद्रमा। ठीक है, व्यास देखिए, तो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ध्यान से, तो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है चंद्रमा का व्यास। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे जो ग्रह हैं इनसे अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और अब पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की आप तुलना जा करके कर सकते हैं, तो खुद भी करिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चलिए आगे देखेंगे, और एक दो क्वेश्चन और होंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने जो एनसीईआरटी में ना पीछे साइड आपको दिया रहता है क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टोटल 10 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। 10 क्वेश्चन में हमने पूरा का पूरा चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सब देख लिया है, कुछ छोड़ा नहीं है इसमें।
कह रहे हैं जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए क्या 27 दिन में पूरा करता है? दूसरा क्या कह रहे हैं, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड्स जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। हमने बताया था ना कि मंगल और बृहस्पति की कक्षा के मध्य क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। तो दूसरा तो एकदम ठीक हो जाएगा। तो दूसरा सब में है भी, आप इसको एलिमिनेट कुछ नहीं कर पाएंगे। तीसरा देखिए, उल्का पिंड जिसे हम लोग मेट्रॉइड कहते हैं, ये पृथ्वी के वायुमंडल में जलने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले पिंड हैं। ठीक ही बात है, सब ठीक है। कह रहे हैं हमारी आकाश गंगा यानी गैलेक्सी को मंदाकिनी या क्षीर मार्ग यानी मिल्की वे कहा जाता है। इसमें लाखों तारे, बादल तथा गैसों की प्रणालियां हैं। आपसे पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? एकदम सारे के सारे स्टेटमेंट सत्य हैं। ठीक है, चारों विकल्प एकदम ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या कहाँ से, एनसीईआरटी से। तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी है उसका एक चक्कर चंद्रमा के द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाता है? लगभग 27 दिन में। ठीक है, और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी यानी अपने चारों ओर भी चक्कर लगा लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। आपने देखा होगा कि कभी भी हमको चंद्रमा का पूरा भाग दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत पर मैदान गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जब पूरा का पूरा चांद दिखाई पड़ता है ना, तो वही कह रहे हैं कि पूर्णिमा के दिन आप इनकी छाया को देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ना क्षुद्र ग्रहों के बारे में दिया गया है कि क्षुद्र ग्रह एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो आप देखिए यहाँ पे चित्र भी दे दिया गया है एनसीईआरटी की। यही तो खास बात है, मजा आ जाती है एनसीईआरटी पढ़ के। तो अब देखिए, तारों, ग्रहों, उपग्रहों इनके अतिरिक्त मतलब तारे हमने देखा, ग्रह कौन है? अब देखिए फिर से एक बार बता रही हूँ कि तारे कौन से हैं। तो तारे जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, इनकी खुद की ऊष्मा होती है, गैसों के बने होते हैं और आकार में बड़े होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? तारा। वहीं हमने देखा सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले और सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पिंड हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रह। वहीं हमने उपग्रहों को देखा कि ये चमकते तो सूर्य के ही प्रकाश से हैं, लेकिन जो चक्कर लगाते हैं वो किसके लगाते हैं? ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? उपग्रह। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? चंद्रमा। ठीक है, इनके अतिरिक्त भी आप देखिए असंख्य अर्थात जिनकी गणना नहीं की जा सकती, इतने छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और इन पिंडों को क्या कहते हैं? इन्हीं पिंडों को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। आगे देखिए, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। अभी हमने मतलब चित्र में देखा था। वैज्ञानिकों ने ऐसा माना है कि क्षुद्र ग्रह जो है ना, वो ग्रहों की ही मतलब ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया। अर्थात सपोज दैट ये ग्रह है, उसी से कुछ छूट करके जो टुकड़े बिखरे हुए हैं वही क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। अभी देखिए, ये तो हमने देखा क्षुद्र ग्रह। अभी एक उल्का पिंड होते हैं, इनको भी जान लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है कि उल्का पिंड की डेफिनेशन बताओ। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको क्या कहते हैं? उल्का पिंड। अर्थात सब चक्कर सूर्य के ही लगा रहे हैं। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। आगे देखिए, ये क्या हो रहा है? सॉरी 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 सॉरी, पता नहीं कैसे ये हो जाता है कुछ। सॉरी, हाँ मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी पता नहीं कैसे हो जाता है। चलिए आगे देखिए, कहते हैं कभी कभी ये जो उल्का पिंड है ना, वो पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति लगता है कि मतलब गिरने वाले हैं, पृथ्वी से टकराने वाले हैं। कभी ना कभी न्यूज में, पेपर में आप लोगों ने सुना जरूर होगा कि सदियों पहले यहाँ पे एक उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया था, घनघोर तबाही हुई थी। इस तरह से मूवीज वगैरह में देखे होंगे, कहीं ना कहीं जरूर आपने सुना होगा। और जब ये प्रक्रिया होती है, अर्थात इस प्रक्रिया के दौरान वायु यानी कि हवा के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर के जल जाते हैं और परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह बिना जले पृथ्वी कर मतलब पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, तब क्या होता है? फिर धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं और उन गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो क्या कहते हैं उन्हें? तो उल्का पिंड से बनी हुई झील। बताइए, क्या किसी झील का नाम पता है? उसे ना क्रेटर झील कहते हैं। बताइए जरा कमेंट करके कि कौन से हमारे भारत देश की एक दो क्रेटर झील, जो भी आपको पता हो बताइए कौन सी है क्रेटर झील, कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखिए, आगे आपसे बता रहे हैं कि क्या आपने कभी खुले आसमान की तरफ देखा है? भैया देखा तो होगा ही। ठीक है, तो वही आपसे कह रहे हैं कि क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? कभी देखा है? मैंने तो शायद नहीं देखा है।
ये लाखों तारों का समूह होता है और ये जो पट्टी है ना यही कहलाती है हमारी आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे। आगे बता रहे हैं कि हमारा जो सौर मंडल है इस आकाश गंगा का एक भाग है। अभी आपको मैप में दिखाएंगे, ठीक है, कि जो हमारा सौर मंडल है, ये जो सौर मंडल है वो जिसमें सूर्य का पूरा परिवार है, ये किसका भाग है? तो ये भाग है आकाश गंगा का। किसका भाग है? आकाश गंगा का, ठीक है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की जाती थी और यही कारण है कि इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। ये अपने आप में एक फैक्ट अच्छा है कि क्यों इसको आखिरकार आकाश गंगा कहते हैं। तो प्राचीन काल में इसकी जो कल्पना है ना वो आकाश में प्रकाश की बहती हुई नदी से की जाती थी, यही कारण है कि इसका नाम आकाश गंगा पड़ा, ठीक है। और ये जो आकाश गंगा है वो क्या है? तो ये करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली होती है और इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ही एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, समझिए पहले। फिर देखिए, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना भैया बहुत कठिन है और लोग अभी भी लगे हुए हैं, तो वो छोड़िए। अब देखिए ये वाला जो मैप है ना, मतलब ये वाला जो चित्र है वो ज़रूर ध्यान से देखिए कि ये हम लोग हैं, ठीक है। ये सपोज दैट हम आप कोई भी हैं, मैं ही हूँ, लड़की बनी हुई है ठीक है। तो ये मैं हूँ, मैं कहाँ पे हूँ? तो इस पृथ्वी पर हूँ, ठीक है। और ये जो पृथ्वी है वो किसका भाग है? तो सूर्य का भाग है, अर्थात सौर मंडल का हिस्सा है। और सौर मंडल किसका हिस्सा है? तो ये आकाश गंगा। और ऐसे ही बहुत सारे आकाश गंगाएं जो है ये हमारे ब्रह्मांड में है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा क्या है? मोदी जी हैं। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि सबसे बड़े तो मोदी जी हैं। नहीं भैया सबसे बड़ा है ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड से छोटा आकाश गंगा, आकाश गंगा से छोटा सौर मंडल, सौर मंडल से छोटी पृथ्वी और उससे भी तुच्छ मोदी जी, मतलब सबसे छोटे मोदी जी, ठीक है, अगर ब्रह्मांड से तुलना की जाए तो। खैर आगे देखिए, तो ये तो हमने देख लिया, पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन हमने शामिल किए थे 9 क्वेश्चन हमने देख लिए। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, आज की क्लास तो बहुत लंबी हो गई है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होने वाला है फिलहाल के लिए। कह रहे हैं कि क्षुद्र ग्रह जिन्हें हम लोग एस्ट्रॉइड्स कहते हैं और उल्का पिंड जिन्हें हम लोग मेट्रॉइड कहते हैं, इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको रॉन्ग बताना है। कह रहे हैं कि क्षुद्र ग्रह छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और मंगल तथा बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। तो बताइए क्या क्षुद्र ग्रह ये होते हैं? तो एकदम सही बात है भैया, क्षुद्र ग्रह यही होते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। दूसरा, कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टूटे हुए ही भाग होते हैं। तो एकदम सही बात है, हमने देखा। उल्का पिंड क्या है? तो वह भाग जो बिना जले पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है, कभी कभी तो जला हुआ ही मतलब पहुंचता है ठीक है। तो ऑप्शन सी। कह रहे हैं कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा कर गड्ढे यानी क्रिएटर्स भी बनाते हैं। तो क्या ऐसा होता है क्या कि जो उल्का पिंड है वो पृथ्वी से टकरा कर गड्ढे भी बनाते हैं? क्या देखा था हमने अभी? तो एकदम ये मतलब पूरी तरह से सही स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि क्या दिया हुआ था कि कभी कभी जो उल्का पिंड होते हैं ना वो पूरी तरह से बिना जले अर्थात अर्ध जले टाइप के जो है वो पृथ्वी से टकराते हैं और बड़े गड्ढे बनाते हैं। अगर भैया सीधे टकरा जाएंगे तो घनघोर तबाही लाएंगे ना, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा। सीटेट इसी तरह से एकदम माइनर सा जो है डिफरेंस करके ही क्वेश्चन बनाता है। तो बस टोटल 10 क्वेश्चन हमने बनाए थे और 10 के 10 हमने सॉल्व करा दिए। अब हम चलते हैं, आपको एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको भी सॉल्व करा देते हैं, वो कहे रह जाए, वरना आप कहेंगे कि ये तो रह ही गया था, क्योंकि हमने 2024 वाले में देखा था उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठा करके छाप दिए थे, ठीक है। तो अब इन सबको तो आप खुद ही समझ लीजिएगा कि ग्रह मतलब तारे कौन से हैं, ग्रह कौन से हैं, सौर मंडल क्या है, इनका दूरी के हिसाब से नाम वगैरह लिखना है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, बताने को तो मैं बता ही सकती हूँ ना कि मतलब कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है। ग्रह वही जो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, जबकि तारे उनका खुद का प्रकाश होता है। वहीं सौरमंडल तो सूर्य का पूरा परिवार जिसमें सब कुछ आ जाते हैं। फिर वहीं देखिए सूर्य से मतलब उनकी दूरी के हिसाब से ग्रहों के नाम लिखने हैं, तो बुध शुक्र पृथ्वी, फिर उसके बाद देखिए मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि, फिर अरुण वरुण, ठीक है, ये आ जाएंगे। फिर अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जीवन पाया जाता है, जीने के लायक सारी स्थितियाँ मिलती हैं। और चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है? चलिए कमेंट करके बताइएगा। ब्रह्मांड क्या है? ये दोनों क्वेश्चन कमेंट करना है आपको, ठीक है। 1-2 लाइन ही लिख दीजिएगा, गूगल करके लिखिएगा, लेकिन लिख जरूर दीजिएगा। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन कि वो कौन सा ग्रह जिसे जुड़वा ग्रह कहते हैं? शुक्र को कहते हैं।
सूर्य से तीसरा मतलब सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी हो जाएगा। दूसरा के बाद तीसरा देखिए कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ में चक्कर लगाते हैं? तो अभी हमने बताया दीर्घवृत्ताकार में, ठीक है। ध्रुव तारे किस दिशा का सूचक होते हैं? चलिए कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन में सॉल्व करवाया है, ये कमेंट करिएगा। फिर कह रहे हैं क्षुद्र ग्रह जिन कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं क्या है? क्या वो पृथ्वी और मंगल हैं? फटाफट बताइए, पृथ्वी और मंगल के मध्य पाए जाते हैं? नहीं ना, कौन हो जाएंगे? मंगल और बृहस्पति, ठीक है। तो ऑप्शन खा वाला ठीक हो जाएगा। और ये जो है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इन सबको कमेंट ज़रूर करिएगा। नहीं आता है गूगल करके कमेंट करिएगा, क्योंकि आप खुद जो है चीज़ों को लिखेंगे, चीज़ों को खोजेंगे, तभी आपकी चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे से फिक्स होंगी आपके दिमाग में, ठीक है। नोट्स अगर नहीं बना रहे हैं ज़रूर बनाइए। क्या चाहते हैं क्लासेस इस तरह से करवाई जाएँ, थोड़ा इसलिए लेंदी क्लासेस हो जाएंगी, लेकिन आपको ना पूरा एनसीईआरटी और पूरे एमसीक्यू दोनों के दोनों साथ में कवर हो जाएंगे। आप चाहेंगे तो हम लोग केवल एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, बाद में एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, जैसे आप चाहेंगे वैसे मतलब क्लासेस चलेंगी। आज तो ये पहली क्लास थी ना, तो इस वजह से मैंने एक मतलब कि ओवरव्यू दिया है। फिर आप जिस तरह की बातों को रखेंगे सामने, उस तरह पे हम जो है अपना दिमाग लगाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, कुछ ज़रूर नया जाना समझा होगा, और फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार खुद से रीड करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा जो भी हाईलाइट की हुई चीज़ें हैं उन मतलब कि वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में कल दोपहर 2:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।